बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, हम तो रो रहे थे फील्ड मार्शल साहब की जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी को लेकर, उनके नोटिफिकेशन को लेकर हम रोज़ाना ये व्लॉग किया करते थे और अपने जो ज़राए हैं उनकी ख़बरों के मुताबिक ये घोड़े दौड़ाया करते थे कि अब आगे क्या होने जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम पेश तो कर दी गई सेनेट में, उसका मसवदा भी मिल गया है। फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के वाले से जो खबरें थी वो तो बहुत पीछे रह गई हैं। उनकी एक्सटेंशन पर एक नाकाबिले यकीन ऐलान हो गया है, वो आपके सामने रखेंगे। और फिर अदलिया का जो कुछ इस 27वीं आईनी तरमीम में उसके साथ जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने रखेंगे। अदलिया की तबाही का जिम्मेदार कौन है वो भी आपके सामने रखेंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि नाजरीन, इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम में इत्तेहादियों का फड्डा किस बात पर हुआ, या अंदर की खबरें आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट के बाहर और ये तमाम अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन ख़बरों पर आने से पहले नाजरीन, मैं थोड़ा सा एक बात करना चाहूँगा। मैंने यह आज ट्वीट भी किया है कि फ़िरौन असल में कोई जुनूनी या दीवाना आदमी नहीं था, वो तो बस बादशाही के नशे में मस्त एक साहिब इक़्तिदार शख्स था। मगर उसके दरबार के मशीर वज़नी माहदू वाले इक़्तिदार के चमगादड़ थे। सूरज डूब जाए तो भी महल की छत नहीं छोड़ते थे। इक़्तिदार उनकी रगों में ऐसे दौड़ता था जैसे चकनाई उनके खून में। उन्हीं अक्ल के सपूतों ने एक दिन चाल चली, यानी अक्ल के सपूत जो मशीर थे फ़िरौन के, उन्होंने ये चाल चली कि हम तो इक़्तिदार को छोड़ना नहीं चाहते, क्या किया जाए कि इक़्तिदार हमेशा हमारे पास रहे। उन्हें एक चाल सूझी और वो चाल उन्होंने चली। रोज़ सुबह फ़िरौन के हुज़ूर अर्ज़ करते, जहाने मिस्र के दरख्त, जहाने मिस्र, यहाँ के दरख्त और नहरें आपके सामने सजदा रेज़ होती हैं। हमें तो साफ दिखाई देता है हुज़ूर, मगर आपकी निगाहे मलकूती से ओझल रह जाता है। हमें तो साफ दिखाई देता है हुज़ूर। फ़िरौन के दिल पर ये अल्फाज ऐसा असर करते जैसे तांबे पर तेज़ाब। दिन गुजरते गए तारीफ़ों की धूप में इसकी अक्ल पिघलती रही, यानी फ़िरौन की अक्ल पिघलती रही। यहाँ तक कि एक सुबह उसने आईने में अपनी सूरत देखकर ऐलान कर दिया, हाँ मैं ही खुदा हूँ। बाकी क्या था, बाकी सब जानते हैं। वही जो अल्लाह की इल्हामी किताब सेफ़ाए इनकलाब में फरमा दिया गया है, जब पानियों ने दरबारियों की तदबीरें बहा दी और फ़िरौन के ताज में सिर्फ नमक रह गया। ये कहने का मेरा मकसूद इसलिए है कि 27वीं आईनी तरमीम में जो कुछ हो रहा है उस दौर को देखकर और आज देखकर यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है। अब 27वीं आईनी तरमीम में क्या है वो आपके सामने रखता हूं मैं। 27वीं आईनी तरमीम में आर्मी चीफ के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा देने की तजवीज़ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत के सुपुर्द किए जाएंगे। बात करते हैं पहले आईनी अदालत की, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम मौजूदा जो फील्ड मार्शल हैं, जो 243 यानी 243 के हवाले से जो अमेंडमेंट लाई गई है उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जो 27वीं आईनी तरमीम लाई गई है इसके हवाले से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान, जिसे इंसाफ फराहमी का सबसे बड़ा इदारा कहा जाता था, अब ये इंसाफ फराहमी का सबसे बड़ा कोठा बनकर रह गया है।
میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ میں چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا پترکار ہوں، جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس وقت کے طاقتور جو چیف جسٹس، نام نہاد طاقتور، جو پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کے ماتھے پر سیاہ ترین دبا، بدنما دبا، جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس تھے، تو اس سپریم کورٹ کو دفن کرنے میں اکیلا ان کو ذمہ دار نہیں سمجھتا، ان کا ساتھ دینے میں جسٹس منصور شاہ، جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل تھے، وہ برابر کے شریک ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لایا گیا تو جسٹس منصور شاہ، جسٹس اطہر من اللہ وکیل بن گئے قاضی فائز عیسیٰ کے، اور پھر اس وقت کے جو آزاد مند ججز تھے، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر، ان کے خلاف بھی سازشیں ہونے لگی۔ جسٹس اعجاز الحسن کو اتنا تنگ کیا گیا کہ میری یہ خبر ہے کہ ان کو براہ راست جسٹس شاہ کی طرف سے پیغامات دی جاتے تھے کہ آپ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں، کیونکہ آپ نے چیف جسٹس نہیں بننا ہے، آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جو شکایات ہیں ان کے مطابق ایسا نہ ہو کہ آپ کو جسٹس مظاہر اکبر نقوی کی طرح گھر بھیج دیا جائے۔ وہ بیچارے شریف جج تھے، انہوں نے استعفیٰ دینے ہی میں عافیت جانی اور گھر چلے گئے۔ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ جو سازشیں کرتے ہیں کسی کے خلاف، وہ ایک دن خود سازش کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اور یہی کچھ جسٹس منصور شاہ، جسٹس اطہر من اللہ کے ساتھ ہوا۔ جسٹس اعجاز الحسن کو گھر بھیج کر جسٹس منصور شاہ کی یہ خواہش تھی کہ میں طویل عرصے تک انصاف کی سب سے طاقتور گدی پر بیٹھوں گا، لیکن ہوا کیا؟ 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی، اور پھر جسٹس یحییٰ خان سہولت کار بنے اور چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے۔ اب تو جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس میں جو وفاقی عدالت ہے، آئینی عدالت، اس کے مطابق تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو جسٹس صاحبان ہیں ان کے پاس فقط اختیار ایک کلرک جتنا بھی نہیں رہ گیا، ان کے پاس یہ اختیار بھی باقی نہیں رہا چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس کہ وہ ایک کلرک کا تبادلہ کر سکے۔ وہ تمام تر شکے جسٹس منیب اختر پیٹتے رہے، وہ کہتے رہے کہ بھائی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لایا گیا کہ یہ کام نہ کریں، ہم اپنی داڑھی پارلیمنٹ کو دے رہے ہیں، یہ عدلیہ تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ اس وقت جسٹس شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کہتے رہے کہ جسٹس منیب اختر غلط کہہ رہے ہیں، ہم درست ہیں۔ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے، اور آج جسٹس منصور شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، یہ سب ہاتھ ملتے رہ گئے۔ آئین کے آرٹیکل 42 اور 59 میں بھی ترمیم کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آئین کے آرٹیکل 63(a) کی کلاس 5 میں لفظ سپریم کورٹ کو فیڈرل کانسٹیٹیوشن میں تبدیل کیا جا رہا ہے، یعنی 63(a) کی تشریح بھی اب سپریم کورٹ نہیں کرے گی، وہ آئینی عدالت کرے گی۔ 63(a) ناظرین وہی ہے جس میں پارلیمان کے ممبر کو اگر وہ فلور کراسنگ کرتے ہیں تو وہ پہلے ڈسمسل ہوتا تھا، نیل ہوتا تھا، اب اس کا بھی فیصلہ آئینی عدالت کرے گی۔ وفاقی آئینی عدالت آئین کی تشریح اور آئینی تنازعات کے فیصلے کرے گی، جبکہ سپریم کورٹ سے آئینی اختیارات واپس لے کر آئینی عدالت کو دیے جائیں گے۔ آئین کا آرٹیکل 184(3) یعنی 100 موٹو کا جو تو وہ بالکل مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ آئینی مقدمات اب سپریم کورٹ نہیں وفاقی آئینی عدالت سنے گی۔ سپریم کورٹ صرف اپیلوں اور عمومی مقدمات کی عدالت رہے گی، یعنی کہ 5 مرلہ، 2 مرلہ، 3 مرلہ، 4 مرلہ
जो डिस्प्यूटेड केस है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनेगी। मौजूदा जो मसवदा सामने आया उसके मुताबिक आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नामाइंदगी होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल मुकर्रर होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की हैसियत भी महदूद हो जाए, वो ख़त्म हो गई है, महदूद क्या हो जाएगी जी। जजेस तकर्री में वज़ीर-ए-आज़म और सदर को कलीदी किरदार होगा। 27वीं तरमीम के लिए जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार भी बदला जाएगा। जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, यानी कि जुडिशल कमीशन में उसके जो मेम्बरान हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं और आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस होंगे वो भी शामिल होंगे। तकर्री में वज़ीर-ए-आज़म और सदर को कलीदी किरदार हासिल होगा। पार्लियामेंट को आईनी अदालत के जजों की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। ये कहना था जनाब इसमें जो 27वीं आईनी तरमीम लाई गई है। आइन के आर्टिकल 42, 63A, 175 था 191 में तरमीम की तजवीज़ है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में नुमाया कमी होगी और जजेस के तबादले और ट्रांसफ़र के हवाले से ये लिखा गया है जी, इस मसवदे में ये शामिल है कि ये इख्तियार जुडिशल कमीशन को दिया जाएगा और जिस हाई कोर्ट में जज लाया जा रहा है या जिस हाई कोर्ट से लाया जा रहा है या जिसमें भेजा जा रहा है, उन दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से, कंसेंट से ये तबादले होंगे और जज की मर्जी जो पहले शामिल थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। ये थी नाज़रीन जो आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हश्र हुआ है, ये मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन अब जो आइन का आर्टिकल 1 जो आपका 143 यानी उसमें जो सुप्रीम को फील्ड मार्शल के मतलब है, उसमें जो अहम तरीन तब्दीलियाँ लाई गई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि उसमें क्या तब्दीलियाँ लाई गई हैं। फील्ड मार्शल उसके पास ताहयात रैंक यूनिफॉर्म मरात होंगी, वो हमेशा रहेगा। फील्ड मार्शल को हटाने के लिए मुश्तरका यानी जॉइंट इजलास जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 अक्सरियत होगी, यानी 292 मेंबरान होंगे, तब जाकर फील्ड मार्शल को ओहदे से हटाया जाएगा। बारे दीगर उनको ओहदे से हटाया नहीं जाएगा। और ये भी लिखा गया है मसवदे में कि फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ किसी भी अदालत में कोई केस नहीं चलाया जा सकता। और बर्री फ़ौज यानी बर्री फ़ौज का सरबराह जो है वो तीनों अफवाज का यानी नेवी, फ़ज़ाइया, तीनों का वो सरबराह होगा। और इसके लिए वो जॉइंट जो स्टाफ का ओहदा था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया, यानी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। 27 नवंबर 2025 यानी इसी माह 27 नवंबर 2025 से वो ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा फ़कत आखिरी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। नाज़रीन आपको बताते ये हैं कि ये जो मामला है, ये जो अभी हुआ है, आखिरी जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे वो नेवी के और जो थे इसके फ़ज़ाइया के वो कौन कौन रहे और फिर ये मुशर्रफ को ओहदा किस तरह दिया गया था, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। 1988 में यानी कि ज़िया-उल हक के दौर में आखिरी मरतबा नेवी से एडमिरल इफ्तिखार सरोही को जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था, जबकि 1994 यानी 1994 में एयर फोर्स से एयर मार्शल फारूक फ़ैरोज़ खान को जॉइंट चीफ बनाया गया। और फिर 1998 में असूली तौर पर ये ओहदा जो है वो नेवी की टर्म थी। पहले ये था कि एक टर्म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी बर्री फौज के पास रहेगी, दूसरी टर्म फ़ज़ाइया के पास रहेगी, तीसरी टर्म नेवी के पास रहेगी। और इस कानून के मुताबिक 1998 में असूलन नेवी की टर्म थी और एडमिरल फसी बुखारी ने इस मामले पर एहतजाज भी किया था कि उन्हें जॉइंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों नहीं बनाया जा रहा। हुआ कुछ यूँ था कि जनरल मुशर्रफ और नवाज शरीफ के बीच में शदीद इख्तलाफात थे, किसी मामले को लेकर उनके बीच में
तनाव था, इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मजीद मलिक ने अपनी किताब हम भी वहाँ मौजूद थे में ये लिखा है कि जब नवाज शरीफ और जनरल मुशर्रफ के बीच में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए तो इन इख्तलाफात को कम करने के लिए उन मियाँ मोहम्मद शरीफ उस वक्त ज़िंदा थे, तो उन्होंने ये किया कि बेगम साहिबा मुशर्रफ और जनरल मुशर्रफ को जाती उम्रा में डिनर पर बुलाया। डिनर पर मियाँ शरीफ बड़े सियाने आदमी थे और वहाँ पर उस डिनर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। तो मियाँ मोहम्मद शरीफ ने वहाँ पर ये कहा कि ये जो मेरे दोनों बेटे हैं ये आपके समझे आपके ही बेटे, आप मेरे भाई हैं। जनरल मुशर्रफ को ये कह रहे थे ये दूरियां, ये इख्तलाफात ये ख़त्म करें और आगे बढ़ें। तो फिर जनरल मुशर्रफ को लुभाने के लिए ये किया गया कि वहाँ पर ही उस डिनर पर ही जनरल मुशर्रफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का इजाफी इख्तियारात उन्हें दिए गए और फिर ये कहा गया कि वहाँ पर जनरल मुशर्रफ और साहिबा मुशर्रफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब को उम्रे पर भेजा गया सऊदी अरब। ये उस डिनर पर फैसला हुआ, ऐलान हुआ, फैसला हुआ। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद फिर चिरागों में रोशनी नहीं रही और अभी जो कुछ किया जा रहा है ये सब कुछ इसी तरह हो रहा है जिस तरह जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ था। उस वक्त नवाज शरीफ कर रहे थे और आज शहबाज शरीफ एक मोहरे के तौर पर वो काम कर रहे हैं, कठपुतली के तौर पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की तारीख़ उठाकर देखें आप, जो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ उठाकर देखें कि हमारे सियासतदान जो है उन्होंने जब जब मोहरे के तौर पर किरदार अदा किया वो मुकम्मल तौर पर मोहरा बनकर रह गए। तो फिर वही होता रहा जो मुशर्रफ ने किया, जो अयूब खान ने किया, जो ज़िया-उल हक ने किया और जो जनरल यहिया ने किया। अयूब खान से लेकर जनरल बाजवा तक हर एक की ख्वाहिश थी कि हम इक़्तिदार के साथ चिमटे रहें, इक़्तिदार ये कुर्सी हमारे साथ चिमटी रहे। लेकिन ये भूल जाते हैं वासिया कुर्सी समावात वल अर्द, वो गलत नहीं हो सकता। मेरी बात, आपकी कही हुई बात गलत हो सकती है, लेकिन जिसने ये कायनात तख्लीक की, जो कुर्सी पर बिठाता है, जो ओहदे पर बिठाता है, उसका कहा हुआ कभी गलत नहीं हो सकता। वही असल बादशाह है, वही असल शहंशाह है। ना किसी खौफ, ना उसे उसकी शहंशाहियत को किसी का खौफ है, ना डर है। वो शर्क से लेकर गर्ब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक, आसमानों व ज़मीन में उसी की शहंशाहियत है, उसी का सिक्का चल रहा है। ये दुनियावी बातें हैं, ये बाकी नहीं रहेंगी। तो नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि पार्लियामेंट के जो नून लीग के वो लोग जो आइन और जमहूरियत की बात करते हैं, जब वो मिलते हैं तो ये कहते हैं कि हमने अपनी दाढ़ी पिंडी को दे दी है, अब हमने हाथों से जो गिरें लगाई हैं, अब हमें ये दांतों से खोलना पड़ेगी। और तारीख का सबक यही है, जो किसी के खिलाफ साजिश करता है खुद उस साजिश की लपेट में आ जाता है। बहरहाल नाज़रीन कौम को एलर्जी और ये जो कहा जाता था सिनर्जी, ये मुबारक हो जी आपको। और बिलाखिर 27वीं आईनी तरमीम का थैला उल्ट दिया गया। अंदर से अवाम कीड़े मकोड़ों की हैसियत से बाहर निकले और अशराफिया, प्लेटो कहता था कि जो इक़्तिदार में होता है वो ना खुदा होता है, वो खुदा होता है। और जो अथॉरिटेरियन उसने दी थी थ्योरी, उसके मुताबिक वो कहता है उससे कोई बाज पुरस नहीं हो सकती। बहरहाल ये तमाम बातें अधूरी रहे। भुट्टो भी यही कहता था, ये बातें
یہ باتیں باتیں ہی رہ گئی اور باقی تاریخ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو ناظرین یہ تھا لیٹسٹ خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے، سبسکرائب بھی کیجیے گا، لنک شیئر بھی کیجیے اور ٹیلی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ آپ ہمیشہ میری دعاؤں میں رہتے ہیں، اس التماس کے ساتھ کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔